हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा हम डिस्कस कर रहे थे कल केस स्टडी। हम पढ़ रहे हैं केस स्टडी बेटा एपीसी की बुक से, अलका धवन। बेटा कल मैं पेज नंबर 71 तक केस स्टडी करा चुका हूँ, केस स्टडी नंबर 8 तक। लास्ट केस स्टडी कल हमने केस स्टडी नंबर 8 की थी। बेटा आज जो मैं स्टार्ट करूँगा, मैं केस स्टडी 9 और 10 अगले 20 मिनट के लिए पेंडिंग छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मुझे याद करा देना, मैंने 9 और 10 छोड़ी हुई है। स्टार्ट करते हैं 11 से। आज के स्टडी का लेवल कल से कुछ ज्यादा होगा, ठीक है। हाँ, पर ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, ऐसा कोई लेवल की केस स्टडी बनी नहीं है बेटा आज तक, बस ये बात ध्यान रख लेना। तो हम ना कर पाए तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। और बेटा अब ठीक ठाक केस नजर आने शुरू हो चुके हैं मुझे। अब बेटा कुछ लाइन बढ़ गई है, 8-9 हो गई हैं, तो अच्छा लग रहा है देखकर। बेटा सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? रिक्वायरमेंट। कभी भी केस नहीं पढ़ेंगे ऐसे केसेस में, जब इतना बड़ा केस होगा तो पहले रिक्वायरमेंट। तो बेटा बी पार्ट मैंने देख लिया, आंख वहीं चली गई। 2 वैल्यूज, मेरे लिए तो बेटा ये क्वेश्चन है ही नहीं, मुझे तो सिर्फ यही पार्ट पढ़ना है, वैल्यूज तो हमें करनी नहीं। और ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ पार्टनर विच आर बीइंग मेंशन्ड इन द अबव पैराग्राफ। मुझे क्या ढूंढना है बेटा? टाइप्स ऑफ पार्टनर। और आपको पता है हमारे कोर्स में 6 टाइप ऑफ पार्टनर है, याद करा दूं फटाफट से। एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर के 2 टाइप होते हैं, पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल एंड पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। क्या डिफरेंस होता है बेटा? 6 के 6 पार्टनर को देख लो तो 6 के 6 पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। याद करा देता हूं आपको। एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर और सीक्रेट पार्टनर में क्या डिफरेंस होता है? तीनों पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, तीनों पार्टनर प्रॉफिट एंड शेयर में पार्टिसिपेट करते हैं, तीनों की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, सिर्फ फर्क मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन का। एक्टिव पार्टनर डिसीजन मेकिंग लेता है एक्टिवली आगे आके। स्लीपिंग पार्टनर, उसके पास टाइम नहीं है, वो कहता है मैं डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता, पैसे ले लो, प्रॉफिट लॉस दे देना, लायबिलिटी दे देना, लेकिन मैं डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं आ सकता। याद है मैंने इसके ऊपर एग्जाम्पल दे रखा है। एक पर्सन है जिसके रायवाला में दुकान है, दुकान ठीक ठाक चलती है, उसके पास टाइम नहीं है बेटा स्कूल मैनेज करने का, स्कूल में हिस्सा डाल रखा है उसने। मैंने झूठ थोड़ी बात बोली है, बिल्कुल सच बात है। बहुत सारे शहर के स्कूल ऐसे हैं जिसमें स्लीपिंग पार्टनर्स हैं। और मैंने सीक्रेट पार्टनर की भी बात करी है। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट तो करता है बट सीक्रेटली, पब्लिक से छुप छुप के। पब्लिक को ना पता लगे कि मैं इनकी फर्म का पार्टनर हूं, पैसे को नजर नहीं लगनी चाहिए बेटा, पता है ना आपको। और नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? वन हु लैंड हिज नेम हिज रेप्यूटेशन टू द फर्म इज नोन एज नॉमिनल पार्टनर। नहीं है, इधर पढ़ा रहा था बेटा मैं, यही। हाँ जी, one who lend his name to the partnership firm, one who lend his reputation to the partnership firm is known as nominal partner. नॉमिनल पार्टनर ना कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट करता, ना पीएसआर में बेटा कोई शेयर होता उसका, ना ही बेटा कोई ना ही बेटा मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता, फिर भी लायबिलिटी अनलिमिटेड। ये एक ऐसी टाइप ऑफ पार्टनर है भाई, ना तो पैसे डाले, ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उसका कुछ हिस्सा है बेटा बाबू, ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा, तब भी लायबिलिटी अनलिमिटेड। इसके ऊपर वीडियो में भी मैंने डिस्कशन किया हुआ है बेटा। पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल और पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट दोनों नॉमिनल पार्टनर होते हैं, याद है ना। बैंक लोन का एक एग्जांपल लिया हुआ है मैंने। लो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं केस स्टडी से। मैंने एक बार आपको रिवाइज करा दिया थोड़ा सा। राकेश, सुधीर एंड मोहित हैव म्यूचुअली डिसाइडेड to set up a new small scale handicraft factory in a remote rural area in Haryana। आपको एक बात बताऊं, जब इतना भला दिखाते हो ना आप सोसाइटी का, पक्का क्वेश्चन वैल्यू पूछता है। रूरल एरिया में फैक्ट्री लगा रहे हो, हाँ वैसे इतना भला कोई सोचता नहीं, बस केस स्टडी में ही सोचता है, ठीक है ना बेटा। और जब इतना भला सोच रहा होगा ना, मुझे पक्का पता है वैल्यू पूछेगा ही पूछेगा, पहले ही पूछी हुई है। हाँ जी ठीक है जी। As it will not only help to meet the growing demand for their product, but also generate different kind of employment opportunity in village and foster its economic development। दिख रहा है भलाई, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कर रहा है, कितने भलाई का काम कर रहा है। पक्का ऐसा हो ही नहीं सकता वैल्यू ना पूछे। और ऐसे 1000 क्वेश्चन और देख लेना, जब भी इतना भला दिखेगा ना तो हमेशा वैल्यू पूछी होंगी। चलो जी बढ़ो आगे। They have decided to promote their business in a form of partnership। ठीक है जी। Sudhir's association with the firm
विल बी हिडन फ्रॉम द जनरल पब्लिक। सुधीर बिजनेस से जुड़ा हुआ है, ये बात जनरल पब्लिक से छुपाई गई है। सुधीर कौन सा पार्टनर है भाई? सीक्रेट पार्टनर। जब भी आप छुपाते हो जनरल पब्लिक को ना पता लगे बेटा, हमेशा कौन सा पार्टनर होता है? सीक्रेट पार्टनर। बढ़ो आगे। मोहित विल नॉट टेक पार्ट इन डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस ड्यू टू द हेल्थ इशू। बेटा कौन सा पार्टनर है? कह रहा मोहित डिसीजन नहीं लेगा, उसकी हेल्थ खराब रहती है, घर पे ही रहता है, वो आता ही नहीं डिसीजन मेकिंग के लिए। तो बेटा स्लीपिंग पार्टनर है, दूसरा नाम होता है डॉर्मेंट पार्टनर। चलो जी लास्ट लाइन। However, Rakesh will take actual part in carrying out business of a firm on behalf of other partner। ये क्या है बेटा? एक्टिव पार्टनर। क्लियर बात? मैंने पहले ही कहा था आज केस स्टडी का थोड़ा लेवल ठीक होगा। वैसे क्या है यार, वे बेकार ही है, तू आज भी बेकार ही है। लो प्यारे बच्चों, समझ आई बात? बढ़े आगे। बेटा केस नंबर 12, सबसे पहले रिक्वायरमेंट। Identify the type of partnership that Sushma and Suhana are referring to। Type of partnership that they are referring to, जिसका भी नाम लेता है। बेटा मेरे पास वैसे बता देता हूं टाइप ऑफ पार्टनरशिप होती क्या थी, याद कराऊंगा तभी याद आएगा। अगर मैं पार्टनरशिप को क्लासीफाई करूं तो मैं दो बेसिस पे कर सकता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। ड्यूरेशन के बेसिस पे भी दो तरीके की होती है, पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और बेटा लाइबिलिटी के बेसिस पे भी दो होती है, जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड पार्टनरशिप, जिसको मैं प्यार से LLP बोलता था। याद है कुछ बात? बेटा पार्टनरशिप एट विल वो पार्टनरशिप जो मर्जी तक चलेगी बेटा, जब आपको लगे मुझे नहीं चलानी बाकी पार्टनर को नोटिस दो और खत्म करो। पर्टिकुलर पार्टनरशिप या तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है या एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए होती है, ठीक है ना। और जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप बेटा LLP इज अ वेरी न्यू कंसेप्ट, वेरी इमर्जिंग कंसेप्ट। वैसे जनरल केस में पार्टनरशिप क्या होती है? जिसकी लायबिलिटी, जहां पर हर पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। और LLP में क्या होता है बेटा? एटलीस्ट वन पार्टनर बियर द अनलिमिटेड लायबिलिटी, बाकी सबकी लिमिटेड हो सकती है। बेटा अगर आप जनरल पार्टनरशिप और LLP के डिफरेंस की बात करोगे तो जनरल पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता, जबकि LLP का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। बेटा जनरल पार्टनरशिप में एक पार्टनर अपने एक्ट से पूरी फर्म को बाइंड कर देता है, LLP में सिर्फ वही पार्टनर अपने एक्ट से पूरी फर्म को बाइंड कर सकता है जिसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। जनरल पार्टनरशिप में किसी एक पार्टनर की डेथ से, इंसॉल्वेंसी से, फिजिकल एलिमेंट से, मेंटल एलिमेंट से बिजनेस खत्म हो जाता है। लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप में अगर ये सब अनलिमिटेड पार्टनर के साथ हुआ है तो ही बिजनेस खत्म होगा। लिमिटेड पार्टनर मरते रहें कुछ नहीं होगा, बिजनेस बंद नहीं होगा। ये सब डिफरेंस हैं बेटा, और ये मैंने क्लियर किया था बहुत अच्छे से ऑनलाइन बैच में भी। तो ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं। जिसने वीडियो देखी है मैंने सारी बात वीडियो में भी की हुई थी, ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे, केस स्टडी पढ़ते हैं बेटा। कौन सी टाइप ऑफ पार्टनरशिप की बात चल रही है, पढ़ना। सीमा, सुषमा एंड सुहाना बिकेम गुड फ्रेंड while pursuing a fashion designing course from a premier institute in Delhi. Seema expressed her desire to start a business in partnership with Sushma and Suhana after completing their course. ठीक है जी बेटा, तीनों फैशन डिजाइनिंग कर रही हैं, अच्छी दोस्त हैं। एक फ्रेंड ने बोला कि हम पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू कर लेंगे जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा। Sushma and Suhana readily agreed to the proposal, but at the same time expressed their desire to join Seema in the business only on the condition that their liability will be limited in the business. उन्होंने कहा हम दोनों आना तो चाहते थे सर बिजनेस में, पार्टनरशिप में, लेकिन हमारी एक शर्त है, हमारी लायबिलिटी लिमिटेड रहनी चाहिए। और बेटा सिर्फ एक ही कंसेप्ट है जहां पार्टनरशिप में आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है, वो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP, ठीक है ना। और बी पार्ट, हाउ इज दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। बेटा देखो क्या कह रहा है बेटा, वो अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप को क्लासीफाई करूं तो बेटा कर सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन और ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। और लायबिलिटी में दो पार्ट हैं बेटा, जनरल पार्टनरशिप और LLP। बेटा बी पार्ट दोबारा पढ़ना है एक बार। कहता है हाउ दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप डिफरेंट फ्रॉम द अदर टाइप ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी।
कैसे ये पार्टनरशिप दूसरी पार्टनरशिप से डिफरेंट है, जो फॉर्म हुई है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, यानी कि इसका कंपैरिजन जनरल पार्टनरशिप के साथ करना है। और मैंने अभी चारों डिफरेंस बोले थे, चार ही डिफरेंस हैं, या सारे पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी या एटलीस्ट एक की अनलिमिटेड, बाकी सबके लिमिटेड। इसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल, इसका कंपलसरी। यहाँ सारे कोई भी पार्टनर अपने एक्स से पूरी फर्म बाइंड कर सकता है, यहाँ सिर्फ अनलिमिटेड पार्टनर। यहाँ किसी की भी डेथ हुई बिजनेस खत्म, यहाँ सिर्फ अनलिमिटेड की डेथ हुई तो ही बिजनेस खत्म। ठीक है जी, वीडियो नहीं देखी तो बेटा शक्ल मेरी देख सकते हो बहुत अच्छे से, सच बता रहा हूं। और अगर वीडियो देखी है तो ये बात मैंने वहां पर भी की हुई है। चलो जी, लो प्यारे बच्चों आगे करते हैं केस स्टडी नंबर 13। 3 लाइन के केस है बेटा, तो बाबू केस ही पढ़ देता हूं, रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ रहा। वेद हैज अलाउड श्रेय एंड गौरव फॉर यूजिंग हिज नेम फॉर द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रिसेंटली प्रमोटेड बाय देम एज अ पार्टनर। ठीक है जी बाबू, कहता है वेद हैज अलाउड श्रेय एंड गौरव फॉर यूजिंग हिज नेम फॉर द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रिसेंटली प्रमोटेड बाय देम एज अ पार्टनर। वेद ने कहा आप दोनों मेरा नाम यूज कर लो, श्रेय और गौरव को कह दिया अगर कोई दिक्कत आ रही है मेरा नाम यूज कर लो, कोई नहीं, आप पार्टनरशिप में मेरा नाम भी यूज कर सकते हो। बट वेद विल नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन मैनेजिंग द फर्म एंड नीदर शेयर इट प्रॉफिट एंड लॉसेस। ना तो बेटा पार्टिसिपेट कर रहा है कोई डिसीजन मेकिंग में, ना ही प्रॉफिट लॉसेस में उसका कोई भी पार्टिसिपेशन है। मुझे तो क्वेश्चन भी समझ में आ गया क्या कि पूछने क्या वाला है। कहता है विल वेद बी कंसीडर्ड एज अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, एक्सप्लेन। यस, कौन सा पार्टनर? नॉमिनल पार्टनर। वेद ने अपना नाम ऐसे ही यूज करने को कह दिया बेटा, ना तो उसने पैसे लगाए, ना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहा, ना डिसीजन मेकिंग कर रहा बेटा। नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? यही तो क्वालिटी के साथ आता है नॉमिनल पार्टनर। वन हु लैंड हिज नेम टू द पार्टनरशिप फर्म, वन हु लैंड हिज रेप्यूटेशन टू द पार्टनरशिप फर्म इज नोन एज नॉमिनल पार्टनर। बी पार्ट, also comment upon the kind of liability Ved will have to assume under such circumstances. Unlimited liability, कोई भी पार्टनर अनलिमिटेड लाइबिलिटी से कभी नहीं बचा। बात क्लियर? केस स्टडी नंबर 13 ओके। चलो जी केस नंबर 14 बेटा 5 लाइन का केस है, कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। कैन लीगली बाइंडिंग पार्टनरशिप अराइज where no formal partnership agreement is in effect, explain with reference to रजत। कहता है अगर आपने कोई फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं भी किया, क्या पार्टनरशिप बन जाती है? रजत की रेफरेंस लेकर बताओ। देखते हैं बेटा क्या केस क्या है। रिसेंटली रजत, अ फ्रेंड ऑफ श्रेय हु इज अ पार्टनर इन एन ऑडिट फर्म शंकर एंटरप्राइज, on Shrey's request accompany him to a business meeting with Prabhu Enterprise। ठीक है जी बेटा, बाबू रजत कोई पर्सन है, श्रेय का दोस्त है। श्रेय क्या कर रहा है बेटा? किसी पार्टनरशिप फर्म में ना पार्टनर है बेटा, और फर्म के अकाउंट्स ऑडिट करता है। तो उसकी मीटिंग थी प्रभु एंटरप्राइजेस के साथ। तो उसने कहा कि यार रजत चलियो मेरे साथ, तू भी सीए चल, तेरे को भी ले चलता हूं, तो चल, मेरे को बात करने के आनी है क्लाइंट से। ले गया भाई उसको भी। पढ़ो आगे। कहता है एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन अ नेगोशिएशन प्रोसेस विद अ बिजनेस डील। बेटा श्रेय की मीटिंग थी, कहता है रजत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है बिजनेस डील में, खुद बात कर रहा है, डील कर रहा है उनके साथ, नेगोशिएशन कर रहा है उनके साथ। नेगोशिएशन मतलब बार्गेनिंग करना किसी चीज पर। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। रजत गिव्स द इंप्रेशन that he is also a partner in Shankar Enterprise। जब वो बेटा श्रेय के बिहाफ पर बात करी जा रहा है तो वो ऐसा इंप्रेशन दे रहा है कि कहीं ना कहीं बेटा वो शंकर एंटरप्राइज में श्रेय का पार्टनर है। ठीक है जी। लेटर ऑन क्रेडिट इज एक्सटेंडेड टू द शंकर एंटरप्राइज ऑन द बेसिस ऑफ दीज नेगोशिएशन। उसके इतना बहस बूस करने पर बेटा लोन मिल जाता है फर्म को। शंकर एंटरप्राइजेस को लोन दे दिया प्रभु एंटरप्राइजेस ने। ठीक है जी बेटा। बाबू अब क्वेश्चन तो मैंने पढ़ ही लिया था, क्या कोई एग्रीमेंट हुआ श्रेय और रजत के बीच में? नहीं। क्या फिर भी पार्टनरशिप बन गई? बेटा बन गई। ये कौन सी पार्टनरशिप बन गई बेटा? ये कौन सा पार्टनर है? रजत बस ये बता दो। पार्टनर बाय एस्टॉपर।
बेटा पार्टनरशिप एस्टोपल में क्या होता है, पार्टनर खुद इंप्रेशन देता है बोल बोल के कि मैं इनकी फर्म का पार्टनर हूं, और यही क्वेश्चन है मेरे को, कहा हुआ है बेटा। याद है पार्टनरशिप एस्टोपल क्या होती थी, ए बी सी तीनों लोन लेने गए, बैंक मैनेजर ने कहा आपके फाइनेंशियल अच्छे नहीं, मैं आपको जानता नहीं, मैं क्यों लोन करूं। आपको पता था बैंक मैनेजर का दोस्त है मिस्टर डी, आप डी के घर गए, डी यार चलियो यार लोन नहीं कर रहा बैंक मैनेजर, डी गया, डी बैठ गया बैंक मैनेजर के सामने, लोन क्यों नहीं कर रहे, मैं इनकी फर्म का पार्टनर हूं, लोन दो। जब आपने मुंह से ही कह दिया बेटा, सारे इंप्रेशन ही वो दे दिए, तो क्या हुआ, बैंक मैनेजर ने लोन कर दिया एबीसी को। कल को बेटा एबीसी लोन ना दे तो सबसे पहले गिरेबान डी की पकड़ी जाएगी। डी की लायबिलिटी सबसे पहले अनलिमिटेड है। क्या करा डी ने, पैसा लगाया फर्म में, नहीं। प्रॉफिट लॉस शेयर करता है आपके साथ, नहीं। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, नहीं, तब भी लायबिलिटी अनलिमिटेड। यही तो नॉमिनल पार्टनर होता है, और नॉमिनल पार्टनर का ये कौन सा टाइप है, पार्टनरशिप बाय एस्टोपल। बोल बोल के बता रहे हो मैं इनकी फर्म का पार्टनर हूं, जबकि था कुछ भी नहीं। तो क्या पार्टनरशिप बनती है बिना एग्रीमेंट के, बनती है, देख लो बेटा, आपके बोलने से पार्टनरशिप फर्म बन जाती है। क्लियर बात। सर केस स्टडी का ठीक ठाक लेवल है आज, अगर आप देखोगे टाइप्स ऑफ पार्टनर पे केस स्टडी है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पे केस स्टडी है, ठीक है जी। मतलब मुझे तो नहीं लग रही, आपको तो लग रही होगी, पढ़ने ना लिखने वालों को तो लगती ही है। चलो जी बेटा, केस नंबर 15, क्यों बात लग रही है ना मुश्किल। चलो जी बेटा, केस 4 लाइन का है, पढ़ना चाहो तो पहले केस पढ़ लो, चाहे रिक्वायरमेंट। मैं रिक्वायरमेंट पढ़ देता हूं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ पार्टनरशिप बीइंग डिस्कस्ड अबव। और आपको पता है 4 तरीके की पार्टनरशिप होती है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन भी 2 है, और ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी भी 2 है। और कहता है नेम द बेसिस अंडर विच दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज क्लासिफाइड। बाबू कहता है बेसिस का नाम भी बता देना कि किस बेसिस पे क्लासिफाई होती है ये पार्टनरशिप, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन होती है या ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी होती है। तो बाबू तीसरी रिक्वायरमेंट भी है, इसको छोड़ देते हैं, अभी पहले केस पढ़ते हैं, 2 से ज्यादा हैंडल नहीं करते हम एक बारी में। Karan and Kunal are first cousins. After completing a degree course in law, Karan wishes to start a law firm jointly. बेटा दोनों ने लॉ में डिग्री लिया है, दोनों बेटा LLB पास हो चुके हैं, दोनों पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करना चाहते हैं। However, Kunal shares with Karan that he plans to go abroad after 3 years to pursue a master course in law. बेटा कुणाल ने बताया कि वो 3 साल के लिए बस इंडिया में है, वो मास्टर्स करेगा 3 साल में, और 3 साल के बाद अब्रॉड चला जाएगा, ठीक है। Therefore, their partnership can exist only for 3 years. तो तय हुआ चलो 3 साल के लिए पार्टनरशिप कर लेते हैं। करण एग्रीज विद द कुणाल डिसीजन। ये कौन सी पार्टनरशिप है जो 3 ही साल के लिए होगी, बेटा पर्टिकुलर पार्टनरशिप। इधर देखना मेरी तरफ। ड्यूरेशन में 2 तरीके की पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप एट विल, एट विल तो मर्जी तक चलती है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप या तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होती है या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए होती है। ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड का एग्जांपल है कि 3 ही साल के लिए पार्टनरशिप है। दिस पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड व्हेनेवर द टाइम लैप्स। इसमें टाइम लिखा जाता है पार्टनरशिप डीड में कि आज 1 अप्रैल 2021 है, आज पार्टनरशिप बनी 3 साल के लिए। जैसे ही 31 मार्च 2024 आएगी, कुछ नहीं करना, किसी को नोटिस नहीं देना, कुछ नहीं करना। जैसे ही वो टाइम लैप्स हुआ, पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड, ठीक है जी। ऐसी पार्टनरशिप को हम पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोलते हैं। और बी पार्ट में पूछा गया था किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हो, तो बेटा इसको हम किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ठीक है जी। अब परे पार्ट सी, रिक्वायरमेंट सी। Is there any other type of partnership which can be classified under the same basis as identified in a part B of the question? क्या पर्टिकुलर पार्टनरशिप के अलावा भी कोई और पार्टनरशिप है जो इस बेसिस में क्लासिफाई होती है, पार्टनरशिप एट विल, ठीक है जी। तो सब क्लियर हो गया बेटा, क्रिस्टल क्लियर है, बढ़े आगे। चलो जी बेटा क्वेश्चन नंबर 16, ये बेटा 2 ही लाइन है, सीधा सीधा पढ़ोगे। Mr. Praveen Gupta and Mr. Arsh Khan are well-known builder in Noida. They enter into a partnership contract to build a NRI residential complex in Greater Noida. Identify and explain the type of partnership being discussed in the above case. हाँ जी बेटा, कौन सा पर्टिकुलर पार्टनरशिप।
पर्टिकुलर पार्टनरशिप या तो पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए होती है। दोनों वेल नोन बिल्डर हैं, बता देता हूं बेटा। मैं एग्जांपल क्या देता हूं इसमें, मैंने एग्जांपल दिया था डीएलएफ और एलएनटी का। ये दोनों सबसे बड़ी कंपनियां बेटा इंडिया की जो रियल एस्टेट डेवलप करती है। फ्लैट्स, हाईवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट सब यही बनाती हैं बेटा, सब यही बनाती हैं बेटा। बाबू अब ये दोनों क्या करती हैं, ये सब कंस्ट्रक्ट करती हैं। मान लो इसके पास 3000 एम्प्लॉई हैं और बेटा इसके पास मान लो 5000 एम्प्लॉई हैं और ऑलरेडी कहीं ना कहीं इसके 4000 एम्प्लॉई लगे हुए हैं किसी प्रोजेक्ट में, 1000 खाली बैठे हैं और इसके बेटा समझ लो 2500 लगे हुए हैं, 500 खाली बैठे। गवर्नमेंट ने बुलाया डीएलएफ को कि डीएलएफ एक एयरपोर्ट बना दो हमारे लिए। उसने कहा ठीक है बना देंगे। गवर्नमेंट ने बोला कि हमें थोड़ा टाइमली कंप्लीशन करना है, इलेक्शन है, 1500 एम्प्लॉई कल से लगा दो। डीएलएफ ने कहा 1500 तो नहीं है, 500 है, 500 लगा सकता हूं। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है आप रहने दो। एलएनटी को बुलाया, एलएनटी एक एयरपोर्ट बना देते, 1500 एम्प्लॉई कल से लगा देते। एलएनटी ने कहा 1500 नहीं है, 1000 खाली है, कल से ही लगा देता। बेटा इन दोनों ने सोचा हम गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट क्यों छोड़े। दोनों ने बेटा हैंड शेक कर लिया फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। दोनों ने हाथ मिला दिया कि ये प्रोजेक्ट मिलकर बनाते हैं। पार्टनरशिप सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए करी। जिस दिन ये एयरपोर्ट बन के तैयार हो जाएगा, दिस पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड। पर्टिकुलर पार्टनरशिप या पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए होती है। अब यही केस यहां पर भी है बेटा, पढ़ना जरा। मिस्टर प्रवीण गुप्ता, मिस्टर अर्श खान आर वेल नोन बिल्डर्स इन नोएडा। दो बेटा बिल्डर के नाम दिए हुए हैं। दे एंटर इनटू पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड अ एनआरआई रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। एनआरआई के लिए कोई रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है बेटा ग्रेटर नोएडा में, सिर्फ इसके लिए पार्टनरशिप की इन्होंने। कहता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ पार्टनरशिप बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव केस। तो बेटा समझदार बच्चे समझ गए कि ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप है क्योंकि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात चल रही है। बात क्लियर। आज बहुत दिनों के बाद एक एक्स्ट्रा बात बताऊंगा, ठीक है जी। चलो आज बताऊंगा, बहुत दिन हो गए मैंने चर्चा नहीं करी, अभी यहां पढ़ते पढ़ते दिमाग में कुछ आया। चलो जी पहले क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 2-3 कर लेते हैं, फिर बताकर जाऊंगा। तो बेटा बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 17 की। निकुंज एंड निखिल डिसाइड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म टुगेदर। द कॉमन फ्रेंड दृष्टि टेल्स देम दैट इट इज एडवाइजेबल टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट as it constitute an evidence of the condition agreed upon a partnership and proves to be helpful in resolving any controversies which may arise in future। सुन लो बेटा, निकुंज और निखिल दोनों पार्टनरशिप में आना चाहते हैं। उन दोनों की कोई कॉमन फ्रेंड है दृष्टि, उसने सजेस्ट करा आप एक रिटन एग्रीमेंट लिख लेना जो प्रूफ होगा कि आपके बीच क्या क्या तय हुआ। देखो बेटा एक बात बता देता हूं, जब आप कोई पार्टनरशिप ओरल फॉर्म में करते हो ना तो लड़ाई झगड़े के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि किसी भी चीज का आपके पास प्रूफ नहीं है। मान लो मैं किसी के साथ पार्टनरशिप करता हूं, मैंने कहा ठीक है प्रॉफिट में 2 हिस्से मेरे होंगे, 1 तेरा होगा, 2:1 है। उसने कहा ठीक है बाबू, डिसाइड हुआ मैं 5 लाख की कैपिटल लाऊंगा, वो 2 लाख लाएगा, मैं 5 लाख लाया, वो 2 लाख आया, ठीक है। सैलरी डिसाइड हुई मैं 60,000 महीना निकालूंगा, बिजनेस से तू 30,000 महीना निकालेगा। बेटा कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, मैं तो 60,000 निकाल रहा था, उसने भी 60,000 निकालने शुरू कर दिए। कहता है प्रॉफिट भी बराबर लूंगा। बेटा क्या मेरे पास कोई प्रूफ है कि मेरे 2 हिस्से थे प्रॉफिट में, उसका 1 हिस्सा? जितने मर्जी लॉ के धक्के खा लो बेटा, हमेशा उसके फेवर में डिसीजन आएगा। तो बेटा उसकी कॉमन फ्रेंड बड़ी समझदार है, उसने कहा रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए ताकि बाद में कोई कंट्रोवर्सी अराइज ही ना हो। सही बोला उसने, बिल्कुल ठीक बोला। बाबू आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डॉक्यूमेंट बीइंग रेफर्ड टू बाय द दृष्टि। कौन से डॉक्यूमेंट को रेफर किया जा रहा है? पार्टनरशिप डीड। याद है पार्टनरशिप डीड क्या होती है? The written agreement between partner which specify the terms and condition between partner known as partnership deed। ठीक है ना बेटा? और बी पार्ट बोलता है state any 6 aspects covered in this document।
6 एस्पेक्ट जो लिखे जाते हैं पार्टनरशिप डीड में। सर 12-13 तो मैं बता दूंगा। पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, पार्टनर के नाम क्या है, पार्टनर का एड्रेस क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है बेटा, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, ड्रॉइंग्स मेड बाय ईच पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, admission of a partner, retirement of a partner, death of a partner, dissolution of a partner, auditing of a partnership firm, matter solving disputes। 15 बताए, 12 बोल के। सर 6 नहीं लिख सकते हम कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा जाता है? और आपको पता भी है, मैंने ये सारी चीजें आपको बहुत बार बोली हुई हैं ऑनलाइन बैच में। ठीक है प्यारे बच्चों, बात ओके? बढ़े हैं आगे। चलो जी, सारी केस स्टडी पार्टनरशिप से, धड़ाधड़ केस स्टडी मैं कर रहा हूं पार्टनरशिप से। 18 क्वेश्चन पढ़ के तो बेटा बस मूछें ही खड़ी हो जाएंगी। चलो, यश, अनमोल एंड गौरव आर पार्टनर इन अ फर्म। पार्ट तेरा तो कुछ नहीं हो सकता भाई, तो अभी छोटा बच्चा, तेरी मूछें ही नहीं आई बाबू। यश, अनमोल एंड गौरव आर पार्टनर इन अ फर्म। यश एंड अनमोल आर वेरी अपसेट ड्यू टू द अनटाइमली डिमाइस ऑफ गौरव एंड विशेस टू हेल्प हिज फैमिली। बेटा 3 पार्टनर थे, गौरव की डेथ हो गई, 2 पार्टनर परेशान है और बेटा उसकी फैमिली की हेल्प करना चाहते हैं। ऑन द सजेशन ऑफ देयर कॉमन फ्रेंड साहिल, यश एंड अनमोल डिसाइडेड टू इंक्लूड गौरव्स 14-year-old सन गीत इन देयर बिजनेस। बेटा उन्होंने कहा तू हेल्प करना चाहता है ना, उनके कॉमन फ्रेंड साहिल ने बोला उसका एक बच्चा है 14 साल का गौरव, उसको तुम पार्टनर बना लो। माइनर एज अ पार्टनर, पता है ना क्या हालत होगी? चलो पढ़ लो। खैर, कमेंट अपॉन द स्टेटस ऑफ गीत एज अ पार्टनर। सर कर दो कमेंट। क्या है बेटा? वो माइनर है और आप माइनर को पार्टनर बना रहे हो, ठीक है ना? और माइनर इज एडमिटेड ओनली फॉर बेनिफिट्स, नेवर फॉर द लॉसेस। सर प्रॉफिट उसका होगा, लॉस कभी उसका नहीं होगा। बी पार्ट, will the status of Geet change when he attains majority? explain। बेटा तब क्या होगा जब वो 18 साल पूरे कर लेगा? देखो बता देता हूं। खैर बी पार्ट मेरे कोर्स का भी नहीं, पूछ भी नहीं सकता बेटा टीचर, लेकिन अब इस बुक ने लिख दिया, टीचर्स की फेवरेट बुक है, चिपका देगा टीचर। तो मैं पहले ही बता देता हूं क्या होता है ऐसे केसेस में, मेरे कोर्स का पार्ट नहीं है बेटा। उसने जैसे ही मेजॉरिटी अटेन करी, 18 साल का हुआ, उसको बेटा 6 महीने के अंदर अंदर पब्लिक नोटिस देकर बताना होता है कि वो पार्टनरशिप में रहना चाहता है कि नहीं। अगर उसने 6 महीने में नहीं बताया नोटिस देकर, तो उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे बाकी किसी नॉर्मल पार्टनर की होती है, क्योंकि अब उसकी मेजॉरिटी पूरी हो चुकी है। ठीक है ना, मेजॉरिटी अटेन कर चुका, 18 साल पूरा हो चुका है, ठीक है ना बाबू। और अगर उसने बता दिया कि वो कंटिन्यू करना चाहता है, तब भी उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, ठीक है ना। वो तो एक नॉर्मल पार्टनर की तरह कंटिन्यू कर रहा है ना बिजनेस। अब वो बेटा माइनर नहीं रहा, माइनर बेटा 4 साल ही मजे ले पाएगा। वो 14 साल का, 18 साल तक तो कर लो भाई, प्रॉफिट ले लो, लॉसेस मत लो। लेकिन जैसे ही आप 18 साल के हुए, आपने नोटिस दिया कि मैं पार्टनर बनना चाहता हूं, तब भी बेटा आपको लॉसेस में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। नोटिस नहीं दिया, 6 महीने का टाइम पीरियड जैसे ही लैप्स हुआ, वैसे ही बेटा तब भी लॉसेस में कंट्रीब्यूट करना है और अनलिमिटेड लायबिलिटी है। हाँ जी हंसी का, हाँ तो नहीं करना चाहता वो कंटिन्यू, निकल जाओ। हाँ नई डीड बनेगी, रेस्ट ऑफ द पार्टनर कैन कंटिन्यू द सेम बिजनेस बाय फॉर्मिंग अ न्यू पार्टनरशिप डीड। ठीक है जी, बात ओके, बढ़िया है ना। हमने डिस्कस कर लिया था, माइनर मेंबर एचयूएफ में आया था, तब मैंने डिस्कस किया था बेटा माइनर का पार्टनरशिप में क्या रोल है। ठीक है ना, आज काम आ गया बेटा, हर वर्ड की वैल्यू है बेटा बैच में। ठीक है जी, और यकीन मानना बेटा कोई नहीं पढ़ता होगा माइनर एज अ पार्टनर। केस स्टडी आ जाए पेपर में, दुआ करो बस। चलो जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 19, सीताराम प्लान्स टू स्टार्ट अ ग्रोसरी शॉप इन वाराणसी while his friend सिया राम is planning to start a internet cafe। वैसे यार ये केस स्टडी बिल्कुल बेकार है, मुझे करानी नहीं, खैर पढ़ लो। चलो, सीताराम एक ग्रोसरी शॉप वाराणसी में स्टार्ट करना चाहता है और सिया राम इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ इंटरनेट कैफे। भगवान का नाम चल रहा है, भगवान के क्वेश्चन नहीं करते, क्वेश्चन बन लो प्यारे बच्चों। कहता है अनलाइक सीताराम, सिया राम डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड टू सेट अप द बिजनेस अलोन। भगवान को पैसे की क्या कमी। कहता है सीताराम की तरह, सॉरी अनलाइक सीताराम, सीताराम की तरह नहीं, सिया राम के पास पैसे नहीं है
बिजनेस अकेला चलाने के लिए, ढंग से पढ़ना, सियाराम डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड टू सेट अप द बिजनेस अलोन। अकेला चलाने के पैसे नहीं है। मैं बता रहा हूं, हिंट जा रहा है पार्टनरशिप की तरफ। सर यही वर्ड काम के होते हैं जिसको हम बेटा प्लेन रीड करते हैं। उसके पास अकेले बिजनेस चलाने के पैसे नहीं है, तो मुझे दिखाई दे रहा कहां बोलने वाला है ये। सजेस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस दैट बोथ ऑफ देम शुड अडॉप्ट। कौन सा बिजनेस आपको करना चाहिए? बेटा सीताराम ग्रोसरी की दुकान खोल रहा है, क्या ऐसा कोई हिंट है कि उसके पास पैसे नहीं है? लास्ट लाइन बोलती है अनलाइक सीताराम, सियाराम डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड टू स्टार्ट अप द बिजनेस अलोन। इसका मतलब बेटा सीताराम के पास तो पैसे हैं, पर सियाराम के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अकेला बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो बेटा सीताराम अगर ग्रोसरी की दुकान खोल रहा है, तो आपको भी पता है आपके शहर में पता नहीं कितने किराने की दुकान होंगी बेटा जो सोल प्रोप्राइटरशिप में चलती है। तो उसको हम सजेस्ट कर दे कि तू सोल प्रोप्राइटर में ही बना रहे, और क्योंकि उसके पास सियाराम के पास पैसे नहीं है अकेले बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और इंटरनेट कैफे खोल रहा है वो, तो बेटा तेरे को पैसे की भी जरूरत है, चल ठीक है तू पार्टनरशिप में एंटर हो जा, खत्म हो गया बिजनेस शुरू। सिंपल। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने नहीं चाहिए। या ना बेटा देखो क्या होता है, बच्चे की अपनी मर्जी है, किसी का दिमाग कह सकता है नहीं भाई तू कंपनी खोल, तू नेशन वाइड कर बिजनेस। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इनकी कोई रेलेवेंस है पेपर में, लेकिन क्योंकि बुक ने दे दिया तो मैंने डिस्कस कर दिया। ठीक है जी, बढ़े आगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 20। चलो, ज्वाइंट हिंदू फैमिली पर एक केस स्टडी आई फाइनली बहुत देर के बाद। बाबू ए पार्ट, नेम द लॉ विच गवर्न द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। मैं क्यों पढ़ू केस, मुझे तो लॉ का नाम याद है, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ईयर 1932, 1956। याद आई बात। बी पार्ट, हु अमंगस्ट द थ्री ब्रदर हैज द राइट टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द फैमिली बिजनेस। ये केस पढ़ के समझ में आएगा, मैं कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है ना बेटा? हाँ बिल्कुल। कह रहा है हु अमंगस्ट द थ्री ब्रदर हैज द राइट टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द फैमिली बिजनेस। कहीं ना कहीं कोई तीन भाई का डिस्कशन हो रखा होगा। कहता है तीन भाई में से बिजनेस को कौन कंट्रोल करेगा? कर्ता, यानी कि एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, जो एज में सबसे बड़ा है। बेटा पढ़ लें बेटा, फिर पता लगेगा कौन कंट्रोल करेगा। Mr. Lakshit Agarwal owns an ancestral house in Shimla. On the advice of his friend, he converted into a lodge after renovation. एक घर था बेटा मिस्टर लक्षित अग्रवाल के पास, किसी फ्रेंड के कहने पर उसने उसको रेनोवेट करा और एक लॉज बना दी बेटा। ठीक है जी। The revenue from the lodge helped to supplement his income substantially. On the death, the property is inherited by his three sons in order of their age, namely Lakshay, Love and Luke, who carry on with the business under the form of joint Hindu family business. सर लक्ष्य करेगा कंट्रोल। क्या बोला उसने? देखो पढ़ लो आराम से। उसकी डेथ होने के बाद तीनों सन ने प्रॉपर्टी को इनहेरिट करा इन ऑर्डर ऑफ देयर एज, नेमली बेटा एज के अकॉर्डिंग उनके नाम दिए गए हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर एज, नेमली लक्ष्य, लव एंड लुक, यानी कि सबसे बड़ा है लक्ष्य, फिर लव है और फिर लुक है। ठीक है जी। तो कौन कंट्रोल करेगा? लक्ष्य। बढ़े आगे बेटा। बाबू सी पार्ट, कमेंट अपॉन द लायबिलिटी ऑफ थ्री ब्रदर। कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड, लक्ष्य की लायबिलिटी अनलिमिटेड। अरे यार मैंने कहा कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड, फिर मैंने बोला लक्ष्य की लायबिलिटी, लक्ष्य ही तो करता है, लक्ष्य की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। लव एंड लुक की ऑल क्लियर? वैसे टेक्निकल भाषा में लव और लुक को क्या बोलेंगे? को पार्टनर्स, पार्टनर नहीं, को पार्टनर्स। बड़े आगे चलो जी। केस नंबर 21 बेटा, केस पढ़ने से पहले रिक्वायरमेंट ए एंड रिक्वायरमेंट बी, व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी? केस पढ़ना है। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। किस प्रिंसिपल पे काम करती है? म्यूचुअल वेलफेयर ऑफ मेंबर, एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। खत्म। बी पार्ट, व्हाट डू यू थिंक अमूल वाज प्रमोटेड इन अ फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव? एक्सप्लेन बाय गिविंग एनी 4 मेरिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कहता है आपको क्यों लग रहा है अमूल क्यों कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम कर रहा है? कोई 4 मेरिट बता दो। सर केस ही नहीं पढ़ना, डायरेक्ट क्वेश्चन था, टाइम खराब कर रहा था क्वेश्चन।
ये होता है रिक्वायरमेंट पहले पढ़ने का फायदा। उसने पूछा क्या ये पार्ट में, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दो। अमूल क्यों कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम कर रहा है, ऐसे क्या 4 फायदे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में? सर पढ़ लेंगे, वो तो मेरिट इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस की बात करी है हमने, स्टेबल एग्जिस्टेंस की बात करी है हमने। तो बेटा 4 मेरिट लिख के जाएंगी, कोई 4 आपकी मर्जी की, जो आपको 4 आसान लगे। ठीक है जी, तो बेटा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बेटा केस स्टडी नंबर 22 को पेंडिंग छोड़ते हैं, क्योंकि इसमें टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अभी मैंने नहीं कराया। नहीं बेटा पढ़ ले। Why do you think अमूल was promoted in a form of cooperative? अमूल क्यों कोऑपरेटिव बनाना चाहता है, क्यों काम कर रहा है? एक्सप्लेन बाय गिविंग एनी 4 मेरिट। इस चीज को एक्सप्लेन करो 4 मेरिट देकर। नहीं पढ़ना कोई केस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 अभी नहीं कर सकते हम, मैंने बेटा टॉपिक नहीं कराया अब। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 23। ये लास्ट केस स्टडी है, इसके बाद हमारी 2 केस स्टडी हमने छोड़ी है 9 और 10, वो करेंगे। चलो जी बेटा ए पार्ट, डिफाइन अ टर्म कंपनी। केस पढ़ो, डिफाइन अ टर्म कंपनी। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सी। क्या बात है यार। बी पार्ट, इन द लाइट ऑफ द अबव पैराग्राफ। बेटा इसका मतलब है बल्ब उतार के ऊपर वाले पैराग्राफ पे लग दो। इन द लाइट ऑफ द अबव पैराग्राफ ब्रीफली आउटलाइन एनी 3 मेरिट ऑफ द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन which have contributed effectively towards the growth of mother dairy over the year। देखो एक बात बता देता हूं, कहता है इन द लाइट ऑफ अबव पैरा, पढ़ लो अबव पैरा, ब्रीफली आउटलाइन एनी 3 मेरिट ऑफ कंपनी, एनी 3 मेरिट ऑफ कंपनी। सर मेरे को क्या जरूरत है फिर पढ़ने की पैरा? हाँ मुझे पता था इसको पक्का ऑब्जेक्शन होगा। चल एक काम करते हैं, आज पैरा पढ़ लेते हैं, मुझे बताइए 3 मेरिट तुझे क्या समझ आई? तो क्या हुआ, तो क्या हुआ? टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ मदर डेयरी ओवर द ईयर। चल एक काम करते हैं, पैराग्राफ पढ़ते हैं और 3 मेरिट ढूंढने की कोशिश करते हैं, कहीं पैराग्राफ में 3 मेरिट हैं भी। चलो पढ़ते हैं। ये इसके कहने पे पढ़ रहा हूं, मुझे पढ़नी नहीं थी। मदर डेयरी वाज कमीशन्ड इन द ईयर 1974 एज wholly on subsidy ऑफ द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ऑल्दो खैर मैं ना ही उलझो इस लाइन में, ठीक है ना, कहोगे तो मैं इस लाइन का मतलब समझा सकता हूं, फिर ये मत कहना हमारे भैया को कुछ नहीं आता। तुम कह भी दोगे यार मैं इसलिए पढ़ाई देता हूं। लो सुन लो बेटा, मेरे प्यारे बच्चों बड़ी टेक्निकल बात है, आएगी 11th क्लास में, लेकिन हमारे फाइनल के सिलेबस की बात है। जब कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी में 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करती है तो इस कंपनी को हम बोलते हैं पेरेंट कंपनी या होल्डिंग कंपनी, और इसको बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए प्रैक्टिकल जिंदगी से जुड़ा एक एग्जांपल दे देता हूं। एक कंपनी है बेटा यूएस की, नाम है यूनिलीवर, और बेटा ये हिंदुस्तान यूनिलीवर में 100% शेयर रखती है, 100%। अगर आप किसी कंपनी में 51% या उससे ज्यादा शेयर रखते हो और मोर, तो बेटा आपका नाम होता है होल्डिंग, और पेरेंट कंपनी आपका नाम होता है सब्सिडरी कंपनी। दैट मीन्स हिंदुस्तान यूनिलीवर इज द सब्सिडरी कंपनी ऑफ यूनिलीवर। ठीक है ना। और मैंने आपको एक दिन एक बात बोली थी बेटा, नाम पे कभी मत जाना। दैट ऑकवर्ड मूवमेंट फॉर मी when I listen Hindustan Unilever is a foreign brand and Peter England is a Indian one। नाम पे मत जाना, नाम में हिंदुस्तान यूनिलीवर, नाम में हिंदुस्तान है फॉरेन की कंपनी, नाम में पीटर इंग्लैंड, पीटर इंग्लैंड इंडियन कंपनी है, नाम पे मत जाना। ठीक है जी। चलो ऐसी ऐसी एक्स्ट्रा बातें में मजा आता है मुझे बताने में। लो प्यारे बच्चों, तो पहली लाइन भाई साहब मैंने समझी और इग्नोर कर दी, मुझे नहीं कुछ जानना। मदर डेयरी किसी कंपनी की सब्सिडरी कंपनियां, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। तो द कंपनी ओरिजिनली फोकस्ड ऑन दिल्ली एंड द अदर पार्ट ऑफ एनसीआर।
कंपनी मदर डेयरी स्टार्ट किससे हुई थी? दिल्ली से, और आसपास के एरिया को फोकस कर रही थी शुरू में, एनसीआर को। एनसीआर में 5 सिटी आती है, पता है ना बेटा? मैं ऐसे ही पंगा ले लेता हूं यार, आपको पता नहीं क्या कुछ दीन दुनिया के बारे में कुछ पता है क्या? नोएडा, गाजियाबाद, ठीक है ना, गुड़गांव, दिल्ली, ये सब मिलाकर एनसीआर है, दिल्ली का आसपास का एरिया, ठीक है। चलो ऐसे ही पंगे ले लेते हैं हम। इट लेटर एक्सपेंडेड टू द अदर रीजन इन इंडिया, कहता है धीरे धीरे मदर डेयरी इंडिया के बाकी पार्ट में भी जा रही थी, पहले दिल्ली और एनसीआर था, अब आगे बढ़ रही थी, ठीक है। टुडे मदर डेयरी मैन्युफैक्चर्स, मार्केट्स एंड सेल मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट इंक्लूडिंग कल्चर्ड प्रोडक्ट, आइसक्रीम, पनीर, घी अंडर द मदर डेयरी ब्रांड। और ऐसा ही करता है मदर डेयरी, ये सब बेचता है बेटा, मिल्क एंड मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट बेचता है, बहुत अच्छी बात। द कंपनी ऑल्सो हैज अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो with a product in edible oils, product fruits, vegetable, frozen vegetable, pulses, processed foods like fruit jam, fruit juice, jam, etc. to meet the daily requirement of every household. चलो खैर, इसने बहुत कुछ बोल दिया, बहुत अच्छा लगा पढ़कर। In the survey, the brand also witnessed a significant move in its trust index from 70% to 83% in 2015. अंशिका, कौन सी 3 मेरिट तुझे समझ में आई? मुझे तो एक नहीं आई। चलो, स्कोप फॉर एक्सपेंशन दिख रही है, मान लिया बेटा। कैसे, वैसे कहां से दिखी तुझे? समझ आई ये बात? पहले दिल्ली और उसके एनसीआर, मतलब एनसीआर एरिया में थी और धीरे धीरे पूरी इंडिया जा रही है। स्कोप फॉर एक्सपेंशन। और सर है ही नहीं, मैं तो पहले ही कह रहा था। उसने बोला नहीं। हाँ बताओ। अगर वो होगा तो ये कहाँ लिखा है? जबरदस्ती मान लो नहीं है वो। हाँ, वो तो बात है, लेकिन ये तो जबरदस्ती बनाने वाली बात है ना। उसने कहा जरूर है कि आप अब पैरा पढ़ लो, लेकिन उसने साथ साथ ये भी बोल दिया एनी 3 मेरिट ऑफ द कंपनी, एनी 3 मेरिट ऑफ द कंपनी। इसी वजह से मैं कह रहा था कोई 3 लिख दो, मुझे नहीं पढ़ना, ठीक है जी। आ जाएं वापस। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हमारा पेंडिंग है बेटा। चलो जी फटाफट से करते हैं बाबू। अब हम छुट्टी से 2 हेडिंग दूर है। चलो जी, अब छुट्टी जब होने वाली होती है हमारा फोकस डबल हो जाता है, पता नहीं क्या बात है ऐसी, इतनी खुशी हमें छुट्टी में। क्वेश्चन नंबर 9, जय एंड विजय आर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट रनिंग अ फाइनेंशियल कंसल्टेंसी फर्म अंडर द नेम विजार्ड्स इन मुंबई। बेटा 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं मुंबई में, ठीक है जी। रिसेंटली वन ऑफ इट्स क्लाइंट प्रपोज्ड अ लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट ऑफर टू द फर्म। जे वाज वेरी कीन ऑन परसुइंग द प्रपोजल। उनके क्लाइंट ने कहा कि बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, यहाँ इन्वेस्ट करो, बहुत पैसा बनेगा। और जय इन्वेस्ट भी करना चाहता है, वीरू बचा लेगा, घबराओ नहीं आप। बट व्हेन विजय ड्रीव हिज अटेंशन टू द पॉसिबिलिटी ऑफ हिडन रिस्क, Jay thanked his star for being blessed with an intelligent partner like विजय। बाबू जय तो बहुत इन्वेस्ट करने में इच्छुक था, लेकिन विजय ने बताया इसमें एक हिडन रिस्क है, ये देख ले, पहले इसकी तरफ नजर घुमा, उसको समझ में आया हाँ कहीं ना कहीं कोई रिस्क है, और उसने बेटा थैंक किया अपने स्टार्स का, ठीक है ना, कि हाँ मेरे सितारे इतने अच्छे हैं कि मेरे पास विजय जैसा पार्टनर है, ठीक है ना। और आप भी सब थैंकफुल हो बेटा, आपके भी स्टार बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, समझ गए ना बाकी समझदार, आपके पास, ठीक है ना, मतलब मैं हूं और क्या। कॉन्सिक्वेंटली दे डिक्लाइन द बिजनेस प्रपोजल, और उन्होंने बाद में बेटा बिजनेस प्रपोजल को मना कर दिया। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द रिलेटेड मेरिट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बीइंग हाईलाइटेड इन द अबव पैराग्राफ। सर देखो मेरिट क्या लिखी गई है? बैलेंस डिसीजन मेकिंग, लेकिन यकीन मानना ये जबरदस्ती घुसाई हुई मेरिट है। बैलेंस डिसीजन मेकिंग होता क्या है आपको ये याद कराना बड़ा जरूरी है। बैलेंस डिसीजन मेकिंग क्या होता है? सब पार्टनर अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज से डिसीजन लेते हैं। यहां हो सकता है बेटा विजय का एरिया ऑफ एक्सपर्टीज वो हो कि इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करना, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को एनालाइज करना, और जय का था भी नहीं, जय वैसे ही घुसना चाह रहा था इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, लेकिन विजय ने रोक लिया कि पहले इसका हिडन रिस्क देख ले।
और उसने देखा कि हाँ इसमें बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है और उन्होंने बाद में मना कर दिया कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो इसने बोल दिया बैलेंस डिसीजन मेकिंग। मैं करा इसीलिए नहीं रहा था इन केस स्टडी को, मैंने इसलिए पेंडिंग छोड़ी थी क्योंकि जबरदस्ती का आंसर है ये। जबरदस्ती एज्यूम करना पड़ेगा कि वो विजय का एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है। एज्यूम करने वाली चीजों में वैसे ही मुझे प्रॉब्लम है, इसी वजह से इग्नोर मारो इस केस स्टडी को, आगे बढ़ो। 10th में भी कुछ ऐसा ही होगा। चलो बाबू, ए रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द रिलेटेड मेरिट ऑफ अ पार्टनरशिप बीइंग डिस्कस्ड बीइंग हाईलाइटेड इन द अबव पैराग्राफ, और बी पार्ट में ऑल्सो स्टेट द रिलेटेड डीमेरिट ऑफ पार्टनरशिप बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द पैराग्राफ। एक मेरिट है बेटा पैराग्राफ में डिस्कस हुई हुई, एक डीमेरिट है। ए पार्ट में मेरिट, बी में डीमेरिट। पारुल इज डूइंग एन एक्सपोर्ट बिजनेस। Every time she would procure an export order, she felt stressed and had an anxiety about completing it on time. बेटा पारुल एक्सपोर्ट का काम करती है, जैसे ही बोलते हैं कि कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर आता है वो स्ट्रेस में आ जाती है, एंग्जाइटी में आ जाती है कि उसको पूरा करना है ऑन टाइम। बाबू अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो पार्थ को नहीं दे सकते बिजनेस, उसको एंग्जाइटी आ रही है, हमें दे दे बिजनेस, हम देख लेंगे भाई एक्सपोर्ट का कोई बिजनेस। तो केस स्टडी गलत है टेक्निकली, हम कह देंगे कि हमें दे दो बिजनेस। चलो जी आगे बढ़ो। फ्यू ईयर लेटर हर यंगर सिस्टर आयशा आफ्टर कंप्लीटिंग अ कोर्स इन फैशन डिजाइनिंग ज्वाइंड हर इन अ बिजनेस एज अ पार्टनर। उसकी सिस्टर ने भी फैशन डिजाइनिंग कर ली, वो भी आ गई भाई, पार्टनर बन गई। ठीक है जी। कॉन्सिक्वेंटली पारुल रियलाइज दैट हर लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी related to the business operation had reduced considerably and she had started feeling more relaxed. अब उसका स्ट्रेस कम होने लगा और वो रिलैक्स होने लगी। ठीक है जी। However, at the same time she noticed that since both of them differ in their choice of color for making garment, a lot of time is being wasted in reaching a mutual consent. और ऐसा ही होता है, दो सगे भाई की सोच बराबर नहीं है, दो सगी बहनों की सोच बराबर नहीं। बेटा देखो रिलेटेड डीमेरिट इज वेरी करेक्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होंगे, लड़ाई झगड़े के चांसेस हो सकते हैं बेटा। पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिल्कुल करेक्ट, डीमेरिट है। मेरिट में इसने लिखा शेयरिंग ऑफ रिस्क। देखो एक बात बताता हूं, सही मायने में ना रिस्क शेयरिंग या शेयरिंग ऑफ रिस्क वर्ड ना पैसों से रिलेट करता है कि 5 लाख का बिजनेस में लॉस होता तो पारुल अगर प्रोपराइटर होती 5 के 5 लाख अकेले बियर करने पड़ते। अब आयशा एज अ पार्टनर उसको ज्वाइन कर चुके, अगर अब 5 लाख का लॉस हुआ तो दोनों को 2.5 लाख बियर करना है। शेयरिंग ऑफ रिस्क वर्ड प्रॉफिट से रिलेट करता है, पैसों से रिलेट करता है, पर यहां इन्होंने किससे रिलेट कर दिया, उसको स्ट्रेस से, कि पारुल को पहले स्ट्रेस होता था, जैसे ही उसकी बहन पार्टनर बनकर आ गई आयशा तो क्या हुआ, वो रिलैक्स रहने लगी, उसका स्ट्रेस कम हो गया। तो इन्होंने लिख दिया शेयरिंग ऑफ रिस्क, रिस्क बट गया जी। सर सीरियस ऑब्जेक्शन है मुझे, रिस्क वर्ड प्रॉफिट के लिए होता है लेकिन जबरदस्ती इन्होंने रिलेट कर दिया उसके स्ट्रेस के साथ। मान लो भाई जबरदस्ती है, वैसे ही है। समझ आई बात। इन 2 केस स्टडी पे आप क्या मेंशन करेंगे सुन लो बेटा, इन 2 केस स्टडी पे ना ढंग से मेंशन कर लेना P एंड P, केस स्टडी 9 पे भी और 10 पे भी। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ इसमें, और जब प्रॉब्लम है तो पेपर में पढ़ के बड़ी ढंग से जानी है, पढ़नी नहीं है बेसिकली, तो रट्टा मारना है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा बेटा, फेवरेट बुक है टीचर्स की, फेवरेट बुक। वर्ड भी चेंज नहीं करते, वर्ड भी सेम चिपका देते हैं केस स्टडी। और बेटा नंबर तो लेने हमारे 11th क्लास में, 11th क्लास में टीचर बोलते 2 और 2 5, तो कह देना जी बिल्कुल सर ऐसे ही होता है, 2 और 2 5 ही तो होता है। 12th में हम बताएंगे इन्हें कि 2 और 2 कितने होते हैं। ठीक है नहीं, बात क्लियर। केस स्टडी खत्म हो गई है। ऑन मंडे हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और नोट्स मिलेंगे आपको। बिजनेस स्टडीज के लिए कुछ नहीं लाना आपको, ठीक है, मंडे को नोट्स मिलेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।